नमस्कार, नालंदा टॉकीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं है, सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, सिर्फ कुछ खंडहर नहीं है, बल्कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बुनियाद के पत्थर हैं जिस पर कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र खड़ा होता है। राष्ट्र निर्माण की सारी थ्योरीज लगभग इस बात को मानती है कि जो इतिहास है वो आपके वर्तमान को और कई हद तक भविष्य को भी तय करता है। इसलिए इतिहास पर आने वाली कोई भी शोध सामग्री, कोई भी रिसर्च पेपर या पुस्तक नए ढंग से जिज्ञासा पैदा करता है और लोगों को सोचने को भी विवश करता है, मजबूर करता है। एक नई किताब आई है, द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, शशि रंजन कुमार जी की। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और इसके लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। शशि रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दिलीप जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दूरदर्शन के इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और बातचीत करने का अवसर दिया। आपने जो ये पुस्तक लिखी है सर, इसमें जो मुझे उसका जो मूल तत्व लगा कि भारत की जो हिस्टोग्राफी है, इतिहास लेखन है, उसका जो मूल स्वर है वो आम तौर पर अतीत को लेकर गौरव बोध से विहीनता का एक तत्व उसमें हमेशा रहा है, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर कि उस समय हमने कुछ बहुत श्रेष्ठ किया, जो कि किया है उसका उस तरह से उसकी व्याप्ति कम है कुल इतिहास लेखन में। और ये मार्क्सिस्ट इतिहासकार जो हैं वो चूँकि इतिहास लेखन में बहुत प्रभावी रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका असर रहा हो। इसके मुकाबले जब आप एक किताब लिखने की सोचते हैं, कि एक इतिहास को डील करने की सोचते हैं, तो आपकी इतिहास दृष्टि या इतिहास बोध आपको भारतीय इतिहास को किस तरह से देखने की दिशा में ले जाता है? नमस्ते दिलीप जी। सबसे पहले तो मैं अपना आभार आपको व्यक्त करना चाहता हूं और दूरदर्शन को भी कि आज आपने मुझे बातचीत करने का मौका दिया है और इस मंच पर आमंत्रित किया है। तो ये सवाल बहुत गहरा है और मेरी जो इतिहास के बारे में जो जिज्ञासा पैदा हुई वो एक तरह से एमेच्योर ही कही जा सकती है। कोई मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन इतिहास में रुचि हमेशा रही है, क्योंकि अतीत के जानने का मन सबको रहता है। और बाद में जब मैं सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठ रहा था तो थोड़ा और ज़्यादा अधिक गहराई में इतिहास को जानने का मौका मिला। और जो बातें आप कह रहे हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो लिखी हुई हैं उसमें एक तरह की दूरी उससे बनाए रखने की कोशिश ज़रूर दिखती है, उस गौरव बोध से। तो मुझमें ज़्यादा रुचि मुझे वी.एस. नैपॉल साहब की किताबों से पढ़ कर के आई और मैं उन्हीं से अपनी यात्रा शुरू करना चाहूँगा कि पाठ्य पुस्तकों की जो बातें लिखी हैं उससे काफ़ी अलग वी.एस. नैपॉल ने अपनी जो 3 किताबें लिखी हैं, आप जानते ही हैं, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, बाद में इंडिया मिलियन म्यूटनी। उसको जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ और ही बात कह रहे हैं और उन किताबों में कुछ और बात लिखी हुई है। और फिर उन्हीं की प्रेरणा से मैंने प्राइमरी सोर्सेज को रेफ़र करना शुरू किया और उन प्राइमरी सोर्सेज को रेफ़र करते करते फिर मैं पहुंच गया कि आखिर हमारे प्राचीन काल में हमारी क्या उपलब्धियां थी। और इस किताब में जो मैंने उसकी चर्चा भी की है तो आपने ये महसूस किया होगा कि मैं सारे सेकुलर टॉपिक्स को ही इसमें कवर किया है। मैंने शिक्षा को कवर किया है, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, उसके बाद सौंदर्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो कि बिल्कुल जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, उन सारे विषयों को चुना और उन विषयों में हमारी क्या उपलब्धि थी और उस समय जो समकालीन और सभ्यताएं थीं उनमें क्या उनकी उपलब्धियां थी। खास करके मेरा ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी हमारी हिंदू सभ्यता के अलावा चीनी सभ्यता बहुत विकसित थी और ग्रीस और रोम की जो सभ्यता थी, अरब की सभ्यता का भी मैंने जिक्र किया है। तो इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं भाग 1 खंड 1 जो है मेरी किताब की,
उसमें मैंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप हिंदू सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तो एक खटका होता है कि आप इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जैसे नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल न करते हुए आप इसको जब हिंदू सभ्यता बोल रहे हैं तो इसके पीछे आपके तर्कशास्त्र क्या हैं? क्या आप इसको हिंदू क्योंकि एक तो आर्गुमेंट ये भी आता है कि ये नया कंस्ट्रक्ट है, नोमेनक्लेचर नया है, बाद में आया है, तो इसका आपकी तर्क पद्धति क्या यहाँ पर, कैसे ये इस नाम तक कैसे पहुँचती है? तो ये आप शायद जानते होंगे और इतिहास आपने भी पढ़ा है कि हिंद और इंडस, इंडिया, ये दोनों ही शब्द बहुत पुराने हैं। और ये जो डेरियस का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हिंद का जिक्र आता है, और जो लोग सिंधु नदी के पूरब में रहते हैं वो हिंदू कहलाए। और ठीक उसका अंग्रेजी में ये है कि जो इंडस के ईस्ट में हुए वो इंडियन कहलाए। तो दोनों ही शब्दों का अर्थ इथनोजियोग्राफिक सेंस में ही था जी। ये डाइवर्जेंस जो दोनों शब्दों के बीच में हुआ वो डाइवर्जेंस 13वीं सेंचुरी में शुरू होता है कि जबकि इंडिया वर्ड जो है वो फिर भी ज्योग्राफी और इथनिसिटी का पर्याय बना रहा, हिंदू शब्द में एक रिलीजियस कोनोटेशन उसमें आ गया। तो मेरे पास ये भी चॉइस था कि मैं इसको इंडिक कह सकता था, पर इंडिक शब्द उतना लोकप्रिय नहीं है। और 12वीं 13वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द का अर्थ भी ठीक उसी भावबोध में होता था। तो इसलिए, और उसके बाद जो कहानी है, मैंने फिर उसके अवसान की कहानी ही बताई है। तो वहाँ तक की जो सभ्यता थी उसको मैंने फिर उसको इसलिए लिखा हिंदू सभ्यता। आपने जैसे इस पुस्तक में एक स्थापना दी है कि बाकी जो सभ्यताएं हैं वो आमतौर पर फोर्स का तत्व उसमें रहा है, बल का तत्व रहा है, बल प्रयोग का तत्व रहा है जब उनका विस्तार हुआ है। ये रोमन सभ्यता के साथ भी है, इस्लामिक जो सिविलाइजेशन उसके साथ भी है, क्रिश्चियनिटी के साथ भी है। इसके मुकाबले आप कह रहे हैं कि हम बगैर कोई सैनिक भेजे हमारी जो सभ्यता है उसका एक लगभग उस समय जितना हम दुनिया को जान रहे थे उस हिसाब से एक असीम विस्तार हुआ। तो ये चमत्कार कैसे हुआ कि हमारे सैनिक नहीं गए और हमारी सभ्यता पहुंच गई उस असीम विस्तार की ओर कैसे पहुंची? वो तो इसको मैंने एक दो फ्रेज से अंतर समझाने की कोशिश की है कि पावर ऑफ द आइडियाज एंड आइडिया ऑफ पावर। तो आइडिया ऑफ पावर से मेरा मतलब है आइडिया ऑफ पावरफुल, है ना। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये है कि जो आइडिया ऑफ पावरफुल है, आइडिया ऑफ पावर जिसको मैंने कहा है, तो अपने आप उसमें इतना दम हो जाता है कि वो पावर के साथ उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे ग्रीक की जो सभ्यता थी, तो जब अलेक्जेंडर विश्व विजेता बने और बाहर आए तो आप देखे होंगे कि हेलेनिक कल्चर का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और वो भारत तक आ गया, वो जो ग्रीक सिविलाइजेशन के जो कुछ ये थी। लेकिन इसके एक उलट आइडिया में भी एक पावर है ना। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे केस में ऐसा हुआ कि द आइडिया इटसेल्फ वाज सो पावरफुल, उस विचार में ही इतनी शक्ति थी कि वो विचार अपनी शक्ति के दम पर फैल गया। और ये शब्द मैंने जो लिए हैं वो चीन के एक स्टेट्समैन थे, हुशी, उन्होंने ये एक वाक्य यूज किया था कि भारत ने चीन पर साम्राज्य स्थापित कर लिया 2000 सालों तक बिना किसी सैनिक को भेजे हुए, बिना के। तो उससे मैंने फिर ये लिया कि और फिर यहाँ की जो परंपराएं थी दोनों ही, बौद्ध हिंदू जो भी हम सब कहते हैं इसको, तो ये पूरे जापान से लेकर के और कोरिया, पूरा जो है आपका वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तक पहुंच गई। तो इतना दूर तक इसका प्रचार प्रसार हुआ। और जिसमें कोई उधर उज्बेकिस्तान वगैरह सब जगह जो बौद्ध स्तूप और सब मिलते हैं वहाँ पर, सब मिलते हैं।
तो ये पूरे इनफैक्ट देखिए कि शेल्डन पोलक भी लिखते हैं, जिसको संस्कृत इक्यूमेनियम कहते हैं वो, कि भाई दुनिया का आधा से अधिक हिस्सा, आज हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया पर उसका राज है, लेकिन आज से 1000 साल पहले आधी दुनिया में संस्कृत का आधिपत्य था। और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो संस्कृत में ही उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता था। और जिसका साम्राज्य जो है, आप जैसा कह रहे हैं कि मध्य एशिया से लेकर के और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा विस्तार था। बहुत बड़ा विस्तार। तो सर, ये जो आपने कहा, ये एक तरह से आपकी पुस्तक का पहला अध्याय है कि हमारी जो श्रेष्ठता थी, भारतीय या हिंदू सभ्यता की जो श्रेष्ठता थी, ये एक ऐसा तत्व है जिसको कि भारतीय इतिहासकार कम मानते हैं। ग्लोबल इतिहास में इसको पर्याप्त लिखा गया है। इवन जो अलजेब्रा वगैरह जब वो पुस्तक लिखी जा रही है तो उसमें हिंद शब्द का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब स्पेन वगैरह तक पहुंचता है तो ये एक स्थापित तथ्य के तौर पर है। लेकिन इसके बाद जो इसका दूसरा अध्याय आपकी पुस्तक का दूसरा खंड आता है, यहाँ से एक डिक्लाइन होता है, और उसके तीसरे खंड में आप डिफीट की बात करते हैं। तो ये डिक्लाइन वाला जो पार्ट है, इसमें जो मुझे एक बहुत रोचक चीज़ लगी कि आपने नॉलेज सेंटर्स को एक सेंट्रल थीम के तौर पर लिया है, कि जब हमारे नॉलेज सेंटर्स शिखर पर थे तब भारतीय या हिंदू सभ्यता शिखर पर थी, और उनका जब क्षरण हुआ तो हम पीछे की ओर गए। तो ये इस पर आप थोड़ा मुझे और विस्तार से अगर बताएं। तो मानव विकास की गाथा वो ज्ञान के विकास की गाथा है, यही गाथा है। तो जाहिर है कि अगर आप ज्ञान परंपरा अगर का लोप हो जाए तो, और ज्ञान का क्षय हो जाए, तो आप पीछे रह जाएंगे। और जब यहाँ पर आक्रमण शुरू होते हैं तो आपके जो संस्थाएं थीं जो इसको पोषती थी, जैसे कि मठ हैं, मंदिर हैं, विहार हैं, उन सब का या तो नाश हो गया, या फिर उनको कोई आर्थिक सहायता देने वाला नहीं रहा। पैट्रोनेज खत्म हो गया। पैट्रोनेज खत्म हो गया तो उस परंपरा का ह्रास हो गया। तो उसके पहले तक अगर आप देखेंगे तो, और एक चीज़ और इस समझने वाली बात है कि फर्स्ट मिलेनियम जिसको हम बोलते हैं, पहली सहस्राब्दी ईसा के बाद में, तो न प्रिंटिंग प्रेस था, लिखा जाता था बर्च बार्क पे, पाम लीफ पे। तो लिखना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, कागज तो था नहीं, और नहीं प्रिंटिंग प्रेस थी। तो वो लिखना और लिख करके उसका प्रचार प्रसार करना कितना मुश्किल काम होगा। पर आपको आश्चर्य होगा कि उस जमाने में भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां घूमती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। एक ही टेक्स्ट यहाँ से वहाँ तक जाता। स्कॉलर उसको पढ़ते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे, उसमें वाद विवाद होता था। तो ये थी, जिस शताब्दी में भामह कश्मीर में लिख रहे हैं, उसी शताब्दी में दंडी लिख रहे हैं तमिलनाडु में, और दोनों ही सौंदर्य शास्त्र पर किताब लिख रहे हैं, है ना, काव्य दर्शा, है ना, काव्य अलंकार, है ना। तो ये उसका, और ये गलत फहमी है लोगों को कि लोग उसको, जो लिखा जाता था लोग उसको बस उसको रट लेते थे और मान लेते थे। बड़ी उसकी आलोचना होती थी, बड़ी व्याख्या होती थी उसकी, और बड़े काटते थे लोग उसको। बिल्कुल, वाद की तो परंपरा रही है, लंबी परंपरा रही है। ठीक है, वादे जायते तत्वबोध। तत्वबोध का ज्ञान कैसे होगा? तो वाद और उसके एविडेंस और काउंटर एविडेंस से होगा। तो ये बड़ी लंबी परंपरा थी। उस लंबी परंपरा का क्षय हुआ। और एक चीज़ जो हम नहीं समझ पाते हैं कि जब बाहर से ताकतों के जब आप गुलाम हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास डिग जाता है। और जितने लंबे कालखंड में आप गुलाम रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपका आत्मविश्वास कमता जाता है। आप में ये, आपको कोई अगर बताए भी कि आप ऐसे थे तो आप अपनी स्थिति देख करके इस बात को मानेंगे ही नहीं कि हम ऐसे हुआ करते थे और हमारे यहाँ ऐसी, मतलब जो है, तो हमारी श्रेष्ठता की कहानियां तो इसी तरह से विलुप्त हो गई। मतलब हमने क्या क्या
क्या क्या ऊंचाइयां हासिल की, वो कहानियां आज और मैंने पहले खंड में, जो कि आपने जिक्र किया, तो मैंने ये भी नहीं किया है केवल अपनी श्रेष्ठता का गुणगान किया है, जहाँ पर हमारी कमजोरियाँ थी उसको भी मैंने लिखा है। इवन गणित में भी मैंने लिखा है कि ज्यामिति में हम उतने अच्छे नहीं थे जितने ग्रीक लोग अच्छे हुआ करते थे। ज्योमेट्री में, ठीक है, ट्रिगोमेट्री में हम बहुत अच्छे थे, कैलकुलस में बहुत अच्छे थे, अलजेब्रा में हम बहुत अच्छे थे। फिर ग्रीक में जो एस्ट्रोनॉमी थी उसकी क्या अच्छाइयाँ थी, वो मॉडल बनाते थे, तो मॉडल बनाने से कुछ वो ना, फिर वो उनकी ट्यूनिंग थी इस टाइप की कि भाई यूनिवर्स देखने में कैसा लगता है, उसका मॉडल क्या है, सूरज बीच में है कि पृथ्वी बीच में है, इस सब पर हम टेक्सचुअल ज्यादा थे शायद, हम इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा थे, इंस्ट्रूमेंटल थे। हम चाहते थे कि हम इस रिजल्ट तक पहुंचे कि अगर हमको आज से 100 साल बाद इन ग्रहों की स्थिति क्या है, कहाँ है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये हमको पता लग जाए। लेकिन ये कहने के बावजूद फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको बहुत जान करके आश्चर्य होगा कि दोनों धाराएं स्टैटिक नहीं थी। न तो पश्चिम की धारा स्टैटिक थी और न यहाँ की धारा स्टैटिक थी। आप पाएंगे कि धीरे धीरे ग्रीक वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यहाँ के इम्प्रिसिज्म की को लेता है ना। और इसकी पहली छाप आपको दिखेगी केपलर में, कि केपलर ने जो अपना जो यूनिवर्स का मॉडल देते हैं वो इम्प्रिसिज्म पर आधारित है। और हमारे यहाँ खासकर केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जब शुरू होता है 14वीं सेंचुरी में, तो हम जो है उनसे उनका मॉडलिंग ले लेते हैं। और यहाँ भी वो सब मॉडलिंग की बात शुरू हो जाती है कि कैसे सूरज बीच में है, कि सूरज घूम रहा है, कि कोई कैसे उनका ग्रह कैसे एक दूसरे के साथ चक्कर काट रहे हैं। एक यहाँ पर एक क्वेरी है सर मेरी, कि जो हमने 7वीं 8वीं शताब्दी तक इतिहास में जो हम देखते हैं, तो विज्ञान खास करके और फिलॉसफी वगैरह में हमारी जो ऊंचाई थी, उस समय हम ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला, और फिर गुजरात में भी इतने बड़े शिक्षा केंद्र हमारे थे। उस समय के बाद जब इस्लाम आता है भारत में और मुस्लिम आक्रमण होता है, इसके बाद इतनी ऊंचाई उन शासकों को बेस के तौर पर प्राप्त हो चुकी थी कि यहाँ तक तो पीछे लोग लेकर आ चुके हैं ज्ञान विज्ञान को। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर एक रप्चर होता है और वहाँ पर एक तरह से ज्ञान विज्ञान की यात्रा ठहर जाती है और हम एक लंबे डार्क फेज में चले जाते हैं, और जिस पूरे समय में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या रेनेसां या साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, वो पूरा पीरियड हमको छुए बगैर निकल जाता है। जो हमारा आज, हम जहाँ यूरोप से जहाँ थोड़ा सा जो पीछे रहे आज की तारीख में, आज इस सदी में, वो शायद वो बैकलॉग है। वो बैकलॉग कहाँ पर क्रिएट हुआ? ये बड़ा बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न है आपका, बहुत गंभीर प्रश्न भी है ये। तो 7वीं 8वीं तक नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1200 तक 12वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ग्रंथ जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पर लिखा गया, सिद्धांत शिरोमणि, भास्कर II ने लिखा। गोरी के आक्रमण के कुछ दशक पहले वो उस समय का आपके हमारे एस्ट्रोनॉमी और का बिल्कुल चरम उत्कर्ष था। किसी नंबर को अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका फल क्या निकलेगा, परिणाम क्या होगा, इस पर ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में लिखा था, वो इस पर एक तरह से वो